हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आई होप आप लोग अपने लेक्चर्स का एंजॉय कर रहे हैं। और आज हमारा डे 10 है और अभी हम लोगों का बेसिक मैथ चल रहा है जिसमें हम लोगों का वेक्टर सीरीज चल रही है। ठीक है, उसी को आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और जल्दी हमारा मेन कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम लोग सबसे पहले वेक्टर पढ़ने वाले हैं वो है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब है कंपोनेंट को रिजोल्व करना, वेक्टर के कंपोनेंट्स बनाना। ठीक है, अभी जैसे सपोज करिए कि आपका ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। सपोज एक वेक्टर है ए, ठीक है, ए वेक्टर है और ये इसके साथ एंगल बना रहा है थीटा। तो इसका एक कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस होगा, लेट से उसको हम कहते हैं कि ए एक्स, और एक कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस बनाएंगे जिसको हमने कहा ए वाई। ठीक है, अब आपका यहाँ पे जो ए एक्स है इसके साथ ए एक्स की वैल्यू हो जाएगी ए कॉस थीटा, और वाई एक्सिस के साथ, क्योंकि आप ये देख रहे हैं अगर आप यहाँ से इस तरह से डालते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं, तो आपका ये क्या हो जाएगा, अगर इस ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, तो बेस के साथ कॉस थीटा आता है, तो ए एक्स आपका ए कॉस थीटा हो जाएगा, और जो ए वाई होगा वो ए साइन थीटा होगा। यानी कि ए वेक्टर को आप ले सकते हैं ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, वेयर आई एंड जे आपके यूनिट वेक्टर है जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात करी थी। ठीक है, तो ए वेक्टर क्या हो गया आपका ए कॉस थीटा आई प्लस ए साइन थीटा जे। ठीक है, और अगर मैग्नीट्यूड की हम बात करते हैं ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड की, वो क्या हो जाएगा अंडर रूट ए कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से अंडर रूट ए स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हैं जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर और रूट के बाहर आके आ गया ए, तो ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया। ये बात समझ में आई आपको। अब यहाँ पे देखिए हरदम जरूरी कि ए एक्स जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो आपका कॉस थीटा हो। अब अगर सपोज करिए कि ये इसके साथ ए वेक्टर इसके साथ एंगल थीटा बनाता, तो ये वाला कंपोनेंट आपका ए कॉस थीटा हो जाता और ये वाला कंपोनेंट आपका ए साइन थीटा हो जाता। मेरी बात समझ में आई। यानी कि जिसके साथ एंगल थीटा बनेगा उसके साथ कॉस थीटा होगा, और जैसे यहाँ पे इसके साथ बन रहा है तो ये कॉस थीटा, इस केस में ये वाई एक्सिस के साथ थीटा एंगल बन रहा है तो ये ए कॉस थीटा हो जाएगा। दूसरा आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ए साइन थीटा हो जाएगा। ये बात समझ में आई, कोई डाउट तो नहीं ना। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। जैसे सपोज करिए कि ये वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 5 और ये इसके साथ 37 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो इसका ए एक्स कंपोनेंट क्या होगा, वो होगा 5 कॉस 37। ठीक है, 5 कॉस 37 यानी कि 5 इंटू कॉस 37 की वैल्यू 4/5, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया और ये आपका 4 आ गया। इसी तरह से ए वाई कंपोनेंट क्या होगा, वो होगा 5 साइन 37, दैट इज 5 इंटू 3/5, 5 से 5 गया और ये 3 आ गया। तो अगर हम यहाँ पे ए वेक्टर जो 5 है उसके जो कंपोनेंट रिजॉल्व कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा 4i प्लस 3j। 4 आपका अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग में 3 आ जाएगा। ये बात समझ में आई आपको, कोई डाउट तो नहीं है ना, क्लियर है बात। क्योंकि इस वेक्टर का हम लोग अब काफ़ी यूज़ करेंगे, रिजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको बेसिक समझ में आनी जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो अब हमारा टॉपिक है इसमें वेक्टर में, पहले मैं इसको रब कर देता हूँ, है ना, फिर आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ है। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो है टॉपिक वो है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। अब एडिशन ऑफ टू वेक्टर दो तरीके से होता है। एक तो आपका ग्राफिकल मेथड होता है और जो दूसरा होता है वो होता है आपका एनालिटिकल
मेथड यानी कि कैलकुलेशन पार्ट से, ठीक है, एनालिटिकल मेथड। ठीक, अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो सीखने जा रहे हैं वो है आपका ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। अब ये ट्राइंगल लॉ क्या है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स? ये आपका, अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि ये एक वेक्टर है ए, ठीक है, और कहीं पे सपोज ये इधर बी वेक्टर है। वेक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि आप उसको पैरेलल शिफ्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए वेक्टर बी यहाँ पर है, मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ, यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ, यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ, कहीं भी शिफ्ट कर दूँ, मगर पैरेलली शिफ्ट करूँ तो उससे कोई चेंजेस नहीं आते। अब इस वेक्टर को मैंने ये पॉइंट आपका टेल होता है, ये वाला पॉइंट आपका हेड होता है, तो मैंने इसके हेड पर इसको पैरेलल यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ये बी वेक्टर, ठीक है। अब ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, तो जो इनका जो रिजल्टेंट है ना वो इसके टेल से लेके इस वाले वेक्टर के हेड तक जाएगा, जिसको हम लोग आर वेक्टर लिखेंगे, जो होगा आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये बात समझ में आई आपको? क्लियर है बात? भाई ए वेक्टर का जो ये है, अगर हम ऐसे देखें तो इसने क्या किया, जैसे एक तरह से इसकी पूंछ पकड़ ली, ठीक है। तो अब ये मान लीजिए एक सांप है, ये सांप है, सांप का मुंह है, सांप की पूंछ है, दूसरे सांप ने इसकी पूंछ पकड़ ली, है ना। तो अब टोटल कितनी लंबाई हो गई? ये वाली लंबाई हो गई, ठीक है। ये बात समझ में आई? तो ये आपका, अगर हम देखें तो ग्राफिकली मेथड से हम लोग इसको इस तरह से बताते हैं, राइट। अब सपोज करिए कि ये जो था यहाँ पे, ये ए वेक्टर ये था और बी वेक्टर ये था आपका, और इनके बीच में एंगल था थीटा, ठीक है। यहां तो बात क्लियर है। अब मैं इसको इधर बना रहा हूं, बी के पैरेलल यहां पे बनाया, और ये इसके साथ एंगल थीटा हो गया, ठीक। यहां से इसको मैं रब करता हूं, और जैसा कि अभी हम लोगों ने कहा कि ये आपका रिजल्टेंट आर है, और सपोज करिए ये इसके साथ एंगल बना रहा है अल्फा। अब मैं अगर यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ और इसको आगे एक्सटेंड करता हूँ, तो ये मेरा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इस वेक्टर बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? बी कॉस थीटा, और ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा बी साइन थीटा। अभी अभी हम लोगों ने रिजॉल्व सीखा था, है ना। तो ये अगर हम इस ट्रायंगल को देखें, ये एंगल थीटा है, तो ये कंपोनेंट बी साइन थीटा हो जाएगा, और ये वाला बी कॉस थीटा हो जाएगा। यानी कि अब ये जो वेक्टर आर बन रहा है, इस आर के दो कंपोनेंट हो गए। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया? ए प्लस बी कॉस थीटा आई, और वर्टिकल कंपोनेंट जो अलोंग वाई एक्सिस है वो क्या हो गया आपका? बी साइन थीटा जे। यहां तक बात क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक है। अब अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, आर वेक्टर, वो क्या होगा? अंडर रूट ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर। ये क्या हो गया? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक किसी को डाउट तो नहीं ना? ठीक है। अब ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मिलके क्या बनाएंगे? हाँ जी, क्या बनाएंगे आपका? ये लोग मिलके बनाएंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट, इसमें बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचा? कॉस का थीटा प्लस साइन का थीटा, वो 1 हो गया, तो ये आपका केवल बी स्क्वायर हो गया, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ आर हो गया, ठीक है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैंने कहा था वेक्टर क्वांटिटी में दो चीज होती है, एक तो मैग्नीट्यूड होता है और दूसरी डायरेक्शन होती है।
तो अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो ये डायरेक्शन इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फा। तो यहाँ पे जो tan अल्फा होगा वो क्या होगा, tan अल्फा परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि b sin थीटा ओवर a प्लस b cos थीटा। अब इसमें देखने वाली चीज ये है कि जो tan अल्फा जो a के साथ बना रहा है, a वेक्टर के साथ एंगल अल्फा बन रहा है, तो a के साथ ना तो साइन है ना cos है, जबकि जो दूसरे वाले के साथ ऊपर साइन लगा है और नीचे cos लगा है। ठीक है, यानी कि जो रिजल्टेंट जिसके साथ, जिस वेक्टर के साथ आपका एंगल बना रहा है उसके साथ ना साइन लगेगा ना cos लगेगा, जबकि दूसरे वेक्टर के साथ ऊपर साइन लगेगा और नीचे cos लगेगा। ये बात क्लियर हुई? क्लियर है ना, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट नहीं है, समझ में आ गई बात? ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक, अब ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन तो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग इसमें कर रहे हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉर टू वेक्टर्स। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर ऑफ एडिशन ऑफ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, अब इसमें क्या चीज है भाई, अगर मान लीजिए ये मैं एक पैरेललोग्राम ले लेता हूं, ये मैंने एक पैरेललोग्राम कंसीडर कर लिया, इसका जो बेस है वो a वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसकी जो एडजेसेंट साइड है ये b वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो जो इसका डायगोनल होगा ना, ये जो डायगोनल है ये रिजल्टेंट r को रिप्रेजेंट करेगा, जो a वेक्टर प्लस b वेक्टर होगा। ठीक है, अभी है क्या, ये कैसे भाई, मैंने क्या कहा था कि पैरेलल में शिफ्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इस b वेक्टर को अगर मैं इधर ले लेता हूं, ये b वेक्टर, तो ये आपने ट्रायंगल लॉ से देखा था, a वेक्टर प्लस b वेक्टर। ठीक है, या इस a वेक्टर को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो b वेक्टर प्लस a वेक्टर। तो ट्रायंगल लॉ क्या, सॉरी, जो आपका जो वेक्टर एडिशन आपका कॉम्युटेटिव को होल्ड करता है, तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल टू b वेक्टर प्लस a वेक्टर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब ये वाला आपका क्या बन गया, ये तो आपका ट्रायंगल बन गया, है ना, और ये इसके साथ जो रिजल्टेंट है वो अल्फा एंगल बना रहा है, तो आपका आर क्या हो जाएगा, आर हो गया वही √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, और जैसे इसके साथ एंगल अल्फा बना रहा है तो tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा ओवर a प्लस b cos थीटा। अब सपोज करिए कि इस b के साथ ये एंगल बीटा बना रहा होता, जो रिजल्टेंट है वो b के साथ एंगल बीटा बना रहा होता और हमें वो निकालना होता, तो tan बीटा किसके साथ बन रहा है, b के साथ बन रहा है, तो यानी कि यहां पे b को तो भूल जाइए, a sin थीटा ओवर b प्लस a cos थीटा आ जाएगा। ये बात समझ में आई आपको, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, श्योर? अच्छा, अब एक इसमें यहां पे अभी हमने जो सीखा इसके बेस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूं, और इसका जो आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें बहुत यूज होगा। ठीक है, और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या, कॉन्सेप्ट ही है। कॉन्सेप्ट ये है कि अभी आपने देखा कि जो आपका जो आर है, रिजल्टेंट आर, ये क्या है, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। तो यहां पे कई केस बनते हैं, 3 केस सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है, वही हमें याद रखने। अगर थीटा, इफ थीटा इज 0 डिग्री, थीटा 0 होगा तो क्या होगा, r √a² प्लस b² प्लस 2ab cos 0, है ना, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। अब ये जब 1 होती है तो ये क्या हो गया आपका a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी कि क्या हो गया, ये √a प्लस b का
स्क्वायर, और जब रूट के बाद आएंगे तो ये a प्लस बी आ जाएगा, और ये r की मैक्सिमम वैल्यू है। इससे ज़्यादा रिजल्टेंट की वैल्यू कभी नहीं जाती, ठीक है। अगर मान लीजिए थीटा आपका 180 हो जाए तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, ठीक है। अब ये जब -1 है तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे आपका माइनस साइन आ जाएगा। अब जब यहाँ पे माइनस साइन आ गया तो ये क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन गया, ठीक है। अब ये क्या है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, बट हमें ये नहीं मालूम कि a बड़ा है या b बड़ा है, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि आपका जैसे फिलहाल पहले हमने लिखा कि जैसे a माइनस बी का स्क्वायर, तो रूट के बाहर आके क्या होगा, a माइनस बी होगा, बट हम लोग a माइनस बी नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड b के डिफरेंस। ये डिफरेंस का साइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि इन दोनों में से जो भी बड़ा है उसमें से स्मॉलर वाले को हम लोग माइनस करेंगे। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है ना। अगर जैसे a बड़ा है तो a माइनस बी हो जाएगा, अगर b बड़ा है तो b माइनस a, तो a डिफरेंस बिटवीन a एंड b, ठीक है। और ये वाली जो वैल्यू होती है ये होती है आपकी मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अब अगर मान लीजिए थीटा हो जाए आपका 90 डिग्री, तो r की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये पूरा टर्म आपका हो गया 0, तो ये क्या रह गया, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रह गया, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं इसके ऊपर आपसे पूछता हूं, ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। तो एक छोटा सा क्वेश्चन इसके ऊपर है कि मान लीजिए मैं ले लूं दो वेक्टर्स, मैंने ले लिए दो वेक्टर, एक तो ले लिया मैंने 5 न्यूटन और एक मैंने ले लिया 12 न्यूटन, ठीक है। अब 5 न्यूटन और 12 न्यूटन, अब मैं आपको चार ऑप्शन यहां पे दे रहा हूं, 6 न्यूटन, ऑप्शन बी आपका 13 न्यूटन, ऑप्शन सी मान लीजिए 16 न्यूटन, और ऑप्शन डी 20 न्यूटन, ठीक। अब मैं आपसे कहूं, आपसे पूछूं कि भाई इसमें से कौन कौन से आंसर्स, ऑप्शंस आपके रिजल्टेंट पॉसिबल है इन दोनों वेक्टर का। अभी हम लोगों ने रिजल्टेंट सीखा था, ठीक है, कौन कौन सा पॉसिबल है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि जो आर मैक्स की वैल्यू, रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, a प्लस बी हो सकती है। तो अगर हम a प्लस बी देखें तो a प्लस बी 5 प्लस 12 दैट इज 17, मैक्सिमम वैल्यू 17 हो सकती है। तो ये वाला तो अब आपका नहीं आएगा, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और आर मिनिमम हमने कहा था डिफरेंस ऑफ a एंड b, ठीक है। तो 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 12 माइनस 5 7, तो यानी कि 6 न्यूटन भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 माइनस 5 दैट इज 7, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ये होगी 12 प्लस 5 17, ठीक है। यानी कि इसके बीच में जो भी आपके वेक्टर्स का रिजल्टेंट दिखा रखा है, फोर्स दिखा रखा है, वो चीज पॉसिबल है। तो जो दो फोर्सेस अगर किसी बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं, जैसे इस केस में 5 न्यूटन और 12 न्यूटन एक्ट कर रहे थे, तो उसकी मिनिमम वैल्यू 7 न्यूटन हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू 70 न्यूटन हो सकती है। तो इसके बेस पर अब आप ये देख रहे हैं कि आपका ये जो 13 न्यूटन है और जो 16 न्यूटन है, ये दोनों इसके बीच में लाई कर रहे हैं, तो ये दो इसके आंसर पॉसिबल है। अब आप लोगों के तो क्या नीट का एग्जाम है, नीट के एग्जाम में हमारे केवल एक सिंगल करेक्ट आता है, तो हो सकता है कि यहाँ पे ये या ये कोई एक ऑप्शन होता, मगर आपको मेन कॉन्सेप्ट अब समझ में आ गया कि अगर दो फोर्सेस हैं तो उसकी मिनिमम वैल्यू डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेक्टर और मैक्सिमम वैल्यू डिफरेंस ऑफ एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर है, इसके बीच में लाई करेगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, अभी मैं एक बैच चालू करने वाला हूं ऑनलाइन 15 जनवरी से, ठीक है, और उसमें से 5 ही बच्चे मैं लूंगा।
तो अगर कोई आप में से इंटरेस्टेड है तो जल्दी से मुझे कॉल करें और सारे बाकी डिटेल्स मैं आपको फ़ोन पे मैं बता दूंगा। ठीक है, तो टिल देन समझ में आया ना, आज का मज़ा आया तो ठीक है, मज़े को बरकरार रखेंगे, कल एक और क्लास लेंगे, नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए टिल देन बाय, और अपने दोस्तों को कहें कि ज्वाइन करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, चलो बाय।